नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। तमाम खास मेहमानों के साथ सबसे पहले नजर डालेंगे आज के एजेंडे पर। इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक के भड़काऊ बयानों के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने की कार्रवाई की मांग। 2012 में दिग्विजय सिंह ने बताया था शांति दूत। कांग्रेस ने बयान से काटी कन्नी, कहा आरोप साबित हो तो कार्रवाई करे सरकार। और बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान बम से हमला, 3 लोगों की मौत की पुष्टि, कई घायल। बड़ा सवाल, क्या आतंक और कट्टरपंथ बांग्लादेश में जमा रहे हैं जड़ें? तो आज का सबसे पहला मुद्दा है जाकिर नाइक साहब। जाकिर नाइक लगातार लंबे समय से, आपको बता दें, भारत ही नहीं दुनिया भर में इस्लाम प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके की वो दलीलें लगातार देते हैं, कई बार वो काफ़ी भड़काऊ होते हैं, कई बार काफ़ी कट्टरपन की बात बताते हैं। जिस तरीके से तमाम आतंकी जो पकड़े जा रहे हैं वो सब उनके अनुयायी बताए जा रहे हैं। अब उनको लेकर के तमाम तरह की टिप्पणियां आने लगी हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि आज ही महेश शर्मा ने भी चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री राजनाथ सिंह को। इसके अलावा शिवसेना की तरफ से भी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि जाकिर नाइक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश भर में कई मुस्लिम संगठनों ने भी जाकिर नाइक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जरा उनके कुछ एक बयानों को हम सुनाते हैं आपको, किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं जाकिर नाइक। उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. Did or not, we don't know. But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. महाराष्ट्र से और बाकी इलाकों में हिंदुस्तान में एक त्योहार है जिसे कहते हैं गणेश चतुर्थी, गणपति। अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्योहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है, आमतौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कम से कम 4 जगह वाज़े तौर में फरमाए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर और वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। जो भी खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, हम जानते हैं कि वह हराम है। ये सिर्फ 2 बयान हमने आपको दिखाए, जिसमें कि एक में वो सभी मुस्लिमों को आतंकी बनने की कोशिश कह रहे हैं कि हर मुस्लिम को आतंकी होना चाहिए अगर वो धर्म की रक्षा के लिए करता है, अगर वो अमेरिका के खिलाफ करता है। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि किसी भी गैर मुस्लिम की तरफ से अगर कोई पूजा के बाद कोई खाने की चीज दी जाती है तो नहीं खानी चाहिए। आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई सारे उनके भड़काऊ बयान हैं जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते हैं। ज़्यादातर चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उनके खिलाफ काफ़ी देवी देवताओं के खिलाफ काफ़ी सख्त टिप्पणी की गई है। ये तमाम बातें किस तरीके से वो लगातार लंबे समय से फैला रहे हैं और अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। अब तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? अब एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले सुनते हैं वेंकैया नायडू साहब को। गृह मंत्रालय इसको अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद सही निर्णय करेंगे। जो उनका जो भाषण है और जो अखबारों में आ रहा है बहुत आपत्तिजनक है। इसके बारे में अच्छा होगा गृह मंत्रालय उसको अध्ययन करके सही कदम उठाए। तो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं यहाँ पर जाकिर नाइक साहब मजहब के नाम पर और लाखों की संख्या में लोग वहां पर सुनते हैं उनको, उनके फॉलोअर होते हैं, उनमें से अब कई लोग आतंकी बन रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि एक और विवाद हुआ है। दिग्विजय सिंह जो है पहुंचते हैं कार्यक्रम में 2012 में जाकिर नाइक के, और वहां पर उन्हें वो शांति दूत कहते हैं। पहले हमने आपको उनके बयान सुनाए किस तरह की वो तकरीरें करते हैं, और अब जरा दिग्विजय सिंह को सुनिए कि जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से उन्हें शांति दूत बताया और उन्होंने कहा कि वो शांति स्थापित करने के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस तरह के संदेश को बढ़ावा दें। अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मैंने बहुत किताबें धर्म की नहीं पढ़ी, डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप विदेशों में जरूर जाएं, लेकिन इस मुल्क के उन हलकों में भी जाएं जहां फितरती लोग, हम 1000 साल से ज्यादा रहते हुए हिंदू मुसलमानों में जो खाई पैदा करते हैं, उस पे पुल बनाने का काम डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। आपको इस बात को हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इन बयानों के जरिए आप पुल बनाने का काम कर सकते हैं समाज के अंदर। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि इन बयानों को आप बोल करके दुनिया भर में शांति फैला सकते हैं। लेकिन जब इस बात पर काफ़ी बवाल मचा, तमाम मीडिया ने उनके तमाम बयानों को दिखाया, उसके बाद सफाई देते हुए भी नजर आए दिग्विजय सिंह। क्या कुछ उनकी सफाई आई है और बाकी के कांग्रेसी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। have appealed for communal harmony and I have opposed the religious fundamentalism and the terrorism by either the Hindus or the Muslims. If there is evidence against Mr. Zakir Naik, the government of India and the government of Bangladesh should take strong action. देखिए दिग्विजय सिंह जी इस पे अपना बयान ऑलरेडी दे सकते हैं, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का स्टेटेड पोजीशन है, जो कट्टरवाद को फैलावा देता है, देश तोड़ने की बात करता है, संविधान में उसमें ऑलरेडी प्रोविजन है उस पर कार्रवाई करने की। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का हो अगर इस तरह का काम करता है, उस पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी। दो पहलू हैं इसके, एक तो राजनीतिक पहलू है और एक जाकिर नायक को लेकर के अब लोगों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इन दोनों पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ राम सागर जी मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ आनंद रावत जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, तमाम बयान आज हमने दिखाए हैं, लेकिन इनके बयान टीवी आप यूट्यूब पे देखेंगे, तमाम जगहों पे देखेंगे। 2012 में पीस टीवी इंडिया में बैन किया गया था, उससे पहले लगातार टीवी चैनल पे भी हम इनके बयान सुनते आए हैं। अब तक क्यों नहीं सरकार को ये लगा कि इनके बयान भड़काऊ हैं? क्यों जब कोई आतंकी घटना हो गई, बांग्लादेश में ये बताया गया, जब बांग्लादेश ने कहा कि वो जाकिर नायक से के बातों से, उनके भाषणों से, उनकी तकरीरों से उत्तेजित होकर के इस तरह की घटनाएं लोग कर रहे हैं, तब क्यों भारत को लगा कि इन पर कोई प्रतिबंध लगना चाहिए? पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा। देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है, भारत की व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जब कोई घटना होती है उसके बाद लोग जागते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। जाकिर नाइक का कोई भी बयान, कोई भी प्रवचन जो है 2-2 घंटे से कम का नहीं होता। और हम सब जानते हैं कि एक पीस टीवी नाम का उनका चैनल है जिसके वो खुद मालिक हैं, और वो हिंदुस्तान में धारा प्रभाव पिछले कई सालों से दिखाया जा रहा है। और जबकि भारत का जो आईएनबी मिनिस्ट्री का जो कानून है उसके तहत चैनल कोई भी जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो नहीं, ना तो डाउन किया जा सकता, ना अपलिंक किया जा सकता, ना तो डाउन और अपलिंक दोनों एक साथ किया जा सकता। लेकिन ये पिछले कई सालों से चल रहा है और इतना ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी है इस चैनल की कि उसमें कोई हम इसको देखें कि ये बयान एक आ गया, ये बयान नहीं है। जो भी जाकिर नायक आपने सिखाया है, हाँ। ये लंबे लंबे उनके 3-3 घंटे के प्रवचन हैं, और उसमें ऐसा नहीं 3 घंटे के प्रवचन में उन्होंने कोई एक बात कह दी हो। वो पूरे तौर पर इस्लाम का जिस तेजी से अल सूरा, अल बकरा, आयत नंबर 2, पेज नंबर 3 वो जो बताते हैं, उसके तहत इस पूरे कुरान शरीफ को वो कोट करते हैं। और हम जैसे तमाम सारे लोग जो हैं वो अभी भी ये हम कह रहे हैं कि वो इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और अगर कोई घटना बांग्लादेश में घट गई है और वहां वो ये कहा जा रहा है कि साहब लोग जो हैं, जिन्होंने वहां आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है वो जाकिर नायक से प्रेरित थे,
मैं ये कह रहा हूं वो प्रेरित थे या नहीं थे, सवाल यह है, भारत सरकार को ही पता चला। लेकिन हमारे देश के अंदर 847 चैनलों को लाइसेंस मिला हुआ है। इसके अलावा ये चैनल पिछले 10 साल से कैसे चल रहा है भारत में, और कोई बयान आज का नहीं है। उनके जितने हजारों प्रवचन हुए सब में यही सब होता है और लगातार होता है, और एक एक बात यही कही जाती है, और सारे धर्मों की किताबें पढ़ने का भी वो दावा करते हैं। और उस सब के बीच में जिस तरीके की बात कहते हैं कि प्रसाद लेना हराम है, जिस तरीके से गणेश जी के बारे में उन्होंने कहा कैसे सर काट दिया भगवान ने, मैं कैसे मानूं ये भगवान है जो अपने भक्त को नहीं पहचानता, फिर वहां एक हाथी आया, फिर उसका सर काट दिया, फिर उसमें लगाया। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारा समाज जो है वो ये मान के चलता है कि हर चीज जो है सरकार को करनी है, और जब सरकार को करनी होती है तो सरकार अपने हिसाब से करती है। मैं ये कह रहा हूं मोदी की सरकार को भी 2 साल हो गए आए हुए, क्या 2 साल में पहली बार ये सुना? क्या बांग्लादेश की घटना अगर ना होती और ये विवाद नहीं आता तो जाकिर नायक के ये प्रवचन, ये जहरीला जो पॉइजन जिस तरीके से वो दे रहे हैं, जिस पागलपने की वो बातें कर रहे हैं, जिस देश के अंदर एक तरीके से एक वर्ग को उकसा रहे हैं, जिस तरीके से उसको यहां कह सकते हैं कि आप जो है पैन इस्लामिक कायम करना चाहते हैं, तो एक तरफ तो हमारा समाज ये है और दूसरी तरफ हमारे समाज का रिएक्शन देखिए कि एक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आरएसएस की शान में कुछ 2-3 बातें कही। उसके रिएक्शन में कमलेश तिवारी नाम के एक हिंदू महासभा के लीडर ने मोहम्मद की शान में कोई गुस्ताखी के वर्ड कहे जो उसको सकते हैं कि गुस्ताखी नहीं, उसने कहा। उस आदमी को इसी देश की सरकार ने उसको पकड़ा, उस पर एनएसए लगाया, वो जेल में बंद है। इतनी तुरंत कार्रवाई होती है और समाज में जागृति पैदा हो जाती है। मैं पिछले बार भी मैंने आपकी डिबेट में कहा और आज फिर मैं कह रहा हूं कि जाकिर नायक ने अगर इस्लाम के नाम पर जो बार बार हम एक सूडो किस्म का इंटेलेक्चुअल चला रहे हैं कि देखिए साहब इस्लाम को बदनाम करा है उन्होंने, वो ये असली इस्लाम नहीं है, दूसरा इस्लाम है। अगर असली है या नकली है, इस देश में लोगों को दंगों के लिए, लोगों को एक धर्म विशेष के खिलाफ खड़ा करने के लिए अगर वो बोल रहे हैं तो हमारा समाज तो छोड़िए, उनके इंटेलेक्चुअल जो है वो ये नहीं कह रहे कि जाकिर नायक पर बैन लगना चाहिए। हमारी सरकार के तरफ से बयान आया है कि गृह मंत्रालय देखेगा, जांच करेगा। अब जांच होनी है अभी हमारे यहाँ जांच का सिलसिला कितने साल तक चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन आज भी और अभी तक की डेट में भारत सरकार की तरफ से इस पीस टीवी के बैन के लिए कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे, करीब 6 देश ऐसे हैं जहां पर की बैन है, जिसमें कि काफी विकसित देश भी हैं, अमेरिका उसमें है, ब्रिटेन है, कनाडा है, तमाम जगहों पर जो है जाकिर नायक की एंट्री तक बैन है। हमारे यहाँ न सिर्फ वो आराम से अपनी तकरीरें दे रहे हैं, उनका चैनल भी चल रहा है और बाकायदा वो तमाम एंटी जितने भी गैर मुस्लिम संप्रदाय हैं उनके खिलाफ वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इतना बड़ा हादसा हो गया अब कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अमेरिका बाकी जगह भारत के एक नागरिक को जो भारत से बैठ करके ऐसे बयान देता है, विदेशों में भी जा रहा है, जो इस प्रकार से तकरीरें कर रहा है, जिसकी टीवी चल रही है, अगर उसको वहां बैन किया गया तो इसकी सूचना भारतीय इंटेलिजेंस को नहीं हो, यहां की सरकार तक इसकी सूचना नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जाहिर है कि ये इसको देख करके अब जब सवाल है कि अब यूपीए की सरकार रही होगी, उसमें एक इतने बड़े नेता अगर उसके मंच पर जा करके कहते हैं कि ये शांति दूत हैं, ये तो शांति इनको फैलाना चाहिए, भारत में शांति के लिए काम करना चाहिए, तो उसमें फिर कौन अफसर उनके साथ उनके खिलाफ जाके कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में भी देखो कि हमला करने वाले खूंखार आतंकवादी जिन्होंने इतना बड़ा हमला किया, वो कह रहे हैं कि मैं जाकिर नाइक से प्रभावित हूं। जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं उनसे प्रभावित हूं। अब इसके बाद क्या प्रमाण चाहिए? आतंकवादी वही नहीं होता है जो केवल हमला करता है सीधे, जो विचार से आपको आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करे, वो उसको तो बड़ा आतंकवादी मानना चाहिए ना। मैं पूछता हूं कि हाफिज सईद अपने कहां जाके हमला करता है, लेकिन हाफिज सईद के भाषण से आतंकवादी भारत में आके हमले करते हैं, तो हाफिज सईद को आतंकवादी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या ओसामा बिन लादेन स्वयं जाकर के न्यूयॉर्क पर और वाशिंगटन पर हमला किया था क्या? या वो जो उसके नाम पर हमले हो रहे थे वो कितने हमलों में शामिल था? तो इसी प्रकार से जाकिर नाइक जो है उन्हीं की श्रेणी में हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में बैठा हुआ कश्मीर में अपने विचारों से हमले करवा रहा है।
तो सवाल है कि अब ये बातें जब जब कह रहे हैं तो आखिर इसके खिलाफ जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा, कम से कम तात्कालिक रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इसको अरेस्ट करने में समस्या क्या है? अगर निर्दोष होगा तो छोड़ा जाएगा। इसको 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 ये तो समस्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की है कि 4 दिनों से कम ढाका हमले के बाद ये चीजें सामने आ गई और अभी तक हमारे सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे प्रमाण नहीं मिले जिसके आधार पर हम उसको अरेस्ट कर सके। तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? इसलिए कह रहे थे पुष्पेंद्र जी, तो देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, आनंद रावत जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपके बड़े दिग्गज नेता है दिग्विजय सिंह जी, हमने उनके बयान सुना है, बहुत सारे बयान ऐसे जो कि हम टीवी पर दिखा नहीं सकते हैं, तमाम धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान हैं। वो एक तरीके से एक आइसोलेट वर्ड बनाना चाह रहे हैं कि आप किसी से बात ना करें, किसी का दिया हुआ कुछ खाएं ना, दूसरे मजहब किसी का नहीं, वो कहते हैं गैर मुस्लिम का दिया हुआ हराम है, शब्द का इस्तेमाल करें। हमको ये हिचक किस बात के लिए है? हम ये क्यों कहने के आप बयान देते हैं? वो 3 घंटे का प्रवचन देता है और 3 घंटे में जहर उगलता है वो आदमी। सवाल यह है कि वो 3-3 घंटे का प्रवचन देने की उसको परमिशन हिंदुस्तान के टेलीविजन पर कैसे दी जा रही है? राव साहब, और आपके इतने वो कोई सरकार हो, मेरा इस पर विवाद नहीं है, कोई सरकार हो, ठीक, आपके दिग्गज नेता कह रहे हैं कि उनको और ज्यादा इस बारे में बोलना चाहिए, लोगों के बीच पुल बनाने की कोशिश वो कर सकते हैं, शांति दूत हैं वो। निसंदेह विपुल जी, कांग्रेसी होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूं और इस देश की संप्रभुता और एकता के संदर्भ में मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरीके से जाकिर नाइक साहब के जो वक्तव्य और उनकी जो तकरीरें और उनके जो प्रवचन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो निसंदेह किसी भी भारतीय के लिए ये बहुत उद्वेलित करने वाले क्षण हो सकते हैं। जाकिर को साहब मत कहिए। अब ठीक है, जब तक वो भी हिंदुस्तान के नागरिक नहीं, नागरिक हैं तो साहब कह करके सम्मानित मत किया कीजिए ऐसे लोग। नहीं, परंपरा है कांग्रेस में उसामा बिन लादेन साहब से लेकर के सब, वो परंपरा है कांग्रेस की। नहीं, मैं तो जो है पुष्पेंद्र साहब को भी जो है साहब कहता हूँ। तो ऐसा नहीं है, साहब जो है बहुत सम्मानित शब्द है और कटाक्ष का भी शब्द कई बार बन जाता है। तो अपने अपने नजरिए से देखने का उसमें यह है। तो इसमें जाकिर नाइक जी ने जो भी इस पे उनके जो वक्तव्य हैं और उनके जो प्रवचन हैं बहुत उद्वेलित करने वाले हैं और इस पे सरकार को निसंदेह कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है कि दिग्विजय सिंह जी का उनकी सभा में जाकर के जो उन्होंने शब्द कहे, वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से भारत की एकता और संप्रभुता के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि धार्मिक कट्टरता और जो भी। मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा नहीं उन्होंने कहा, मैं आप जो कुछ अंश हमने दिखाए नहीं, वो हमने देखे। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं उनका बड़ा नाम मैंने सुना है, उनकी तकरीरों को सुना है। उन्होंने ये बात कही कि वो सुनते आए हैं और उसके बाद उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया कि वो शांति दूत है। उस पर मेरी आपत्ति है कि क्या उनको ये कहना चाहिए था? विपुल जी बिल्कुल देखिए, और क्या ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए था? जो ये इनके इस तरीके की तकरीरें, इस तरीके के प्रवचन इनके जो लोगों के सामने आ रहे हैं, क्या वो 2012 से पहले के भी हैं? निश्चित रूप से। या 2012 10 साल 91 में इनके फाउंडेशन का आरंभ हुआ। लंबे समय से बहुत 91 से ये आदमी ये काम करते रहा। वो करीब 10-15 मैं कह रहा हूँ 10-15 साल से इस तरह की तकरीरें टीवी पर करते रहे। मैं सिर्फ इतना, आप इस बात को मानिए कि जब तक ये प्रमाणित तो नहीं हो जाता कि 2012 से पहले भी वो इस तरीके के मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं सर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कंफर्म कर रहा हूं। मैंने टीवी पर उनकी तकरीरें सुनी है, अब उनका चैनल टीवी पे नहीं आ रहा है। मैंने अपने घर में, अपने मित्रों के यहाँ तमाम जगहों पर वो चैनल देखा है, उनकी तकरीरें सुनी है और लंबे समय तक टीवी पर आता रहा है। वही कह रहा हूँ ना, अब 2012 से 2016 के बीच 2012 में तो उस चैनल को एक बार के लिए बैन किया गया था। जी जी जी। असल ये कांग्रेसियों को, ऐसे लोगों को बचाने का आदत लगा हुआ है। और नहीं बचा रहे हैं ना, तो बचाने का आदत लगा हुआ है। अवधेश जी ने भी जो बात कही कि यूपीए भी गवर्नमेंट भी रही, उस दौरान में भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज भी करीबन 750 दिन हो चुके हैं एनडीए की गवर्नमेंट को बने हुए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 5 दिन आज लगभग हो चुके हैं। इन तरह की चीजें पूरे देश के सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहां पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिख रही है जाकिर नाइक के खिलाफ। हम तो आज कह रहे हैं आपसे कि आप कार्रवाई कीजिए, हम अब पूरे देश के साथ खड़े हैं। यहाँ पर कोई
राजनीति या दलगत चीजें नहीं हैं। जो चीज गलत है वो गलत है, वो हर शब्दों में गलत है। उसमें किसी भी तरीके से राजनीतिक हम कोई ओढ़ लें, वो चीज गलत है। यहाँ पर पूरा देश इस मामले में लेकर के उद्वेलित है। अगर गलत है तो गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और 750 दिन बीत चुके हैं, तो आपकी सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? आज भी आप लोग डिफेंसिव तौर पर यह कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति पर जो है बैन नहीं लग सकता, संस्था पे बैन लग सकता है। वहां पर भी आपके गृह राज्य मंत्री बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि हम व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकते, जबकि यहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, जैसे कि पुष्पेन जी ने भी ये बात अपने वक्तव्य में कही, हम एक गरीब व्यक्ति को तो जो है उस पर NSA लगा देते हैं क्योंकि उसने एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कुछ कृत्य कर दिया, ये वक्तव्य दे दिया। लेकिन यहाँ पर भी तो दिख रहा है कि एक व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए दिख रहा है। आनंद जी अभी वो विदेश में है, विदेश से आने के बाद कार्रवाई होगी ही ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ। पुष्पेन जी के बयान सुन लेते हैं, पुष्पेन जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपका। मैं जो ये बात और कार्रवाई होगी तो आप ही लोग फिर ये इंटॉलरेंस की बात शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो देश के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, तो ये लोग देश के अंदर कहते हैं कि इंटॉलरेंस फैलाया जा रहा है। राम सागर जी, मैं चाह रहा था पुष्पेन जी बोले, लेकिन उसके पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। आप अभी साहब पे आपको आपत्ति है, वहां दिग्विजय सिंह के जाने पे आपत्ति है। सवाल मेरा ये है, क्या आपकी सरकार इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा बड़ा धमाका हो, उसके बाद आप स्टेटमेंट जारी करेंगे कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद जब तमाम मीडिया दबाव डालेगा तब आप कहेंगे कि नहीं हम इस पर मॉनिटर कर रहे हैं? और आप यहाँ 2 साल से ऊपर आपकी सरकार को हो गई और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की गलती थी, आप उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। आप कम से कम, अब आप सरकार के अंदर हैं, आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बोलना चाहिए कि क्या एक्शन होने जा रहा है। आपकी सरकार के लोग ये बोल रहे हैं, किरण रिजिजू बोल रहे हैं, पहले दिन जब उनसे पूछा गया कि इस तरह का मामला सामने आया वो करें, एक व्यक्ति के खिलाफ तो हम ऐसे सरकार एक्शन नहीं लेती है। अगर बांग्लादेश सरकार हमें लिखित में कोई शिकायत देगी, चैनल आपके यहाँ चल रहा है, तकरीरें आपके यहाँ वो कर रहा है, जब बांग्लादेश सरकार लिख करके देगी तब आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन करेंगे? आपकी टिप्पणी। विपुल जी, जब इस तरह के लोगों के साथ कार्रवाई हुई है, ये देश में देखा गया है कि वामपंथी और कांग्रेसी इन लोगों के जो देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के साथ उठ खड़े होते हैं। वामपंथी कांग्रेसी, चाहे वो राहुल जी हो, वामपंथी और कांग्रेसी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको इतना राम सागर जी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप नहीं, जिम्मेदारी से मैं नहीं भाग रहा हूं, मैं अभी जिम्मेदारी के साथ जवाब नहीं दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी। चूंकि मैं पहले भी इस चैनल पर कह चुका हूं कि ऐसे लोगों के जो सांप सपेरे बिल में पानी डाला जा रहा है और सपोले बाहर जैसे जैसे आएंगे उनको कुचला जाएगा, उनके फन को। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आप इंतजार कर रहे थे इतने बड़े हमले का, किसी बड़े हमले का, या आप जो अभी बातें तमाम यूपीए सरकार के दौरान की कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे सीधा था कि क्या अब तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? नहीं, एक्शन का जहां तक बात है, एविडेंस जैसे जैसे आएंगे, जैसे इनका तकरीर हुआ वहां बांग्लादेश में जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, पुरानी नहीं दिखाई हमने। हम अरेस्ट करें और मेरे पास एविडेंस नहीं रहे और फिर किरकिरी हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई होना तय है। सिंह साहब जी, ये अगर मगर जांच देखेंगे, ये कोई बयान अभी नहीं आया है। जो अवधेश जी ने बात कही उसको भी जरा उस संदर्भ में लें। वेंकैया नायडू जी का बयान आ गया है। देखिए, मैं इस डिबेट को कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, मैं इस पे जाना भी नहीं चाहिए। राष्ट्र का मामला है, कांग्रेस बीजेपी बहुत छोटी है राष्ट्र के सामने। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अवधेश जी ने जब ये कहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, कनाडा में जब इसको बैन किया गया होगा तो भारत की जो खुफिया एजेंसीज है उनको खबर नहीं थी क्या? मैं इसको यूपीए ने नहीं किया और आपने नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप इस देश में एक कमलेश तिवारी नाम के आदमी के बयान को, जिसको फेसबुक पे किसी ने डाला, सरकार इतनी जल्दी अपोलोजिस्टिक हुई कि बगैर किसी जांच के, बगैर किसी फॉरेंसिक जांच के, बगैर किसी इस बात के कि यह पुष्टि उसकी है आवाज या नहीं है, आपने NSA लगा के जेल में बंद कर दिया है।
और आप इसलिए खुश हैं कि आपको लगता है कि एक कट्टरवादी हिंदू था, उसने कैसे मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर दी। लेकिन आज इस आदमी के 3-3 घंटे के प्रवचन लाइव चलता है, 24 घंटे चैनल, उसको इल्लीगल परमिशन पिछले 2 साल से क्यों है? यूपीए ने अगर नहीं किया या गलती नहीं की, इसका मतलब नहीं है कि अगले 200 साल तक यह गलती होगी। 2 साल के अंदर आपका तंत्र जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का 847 चैनल्स को लाइसेंस मिला हुआ है, उस पर एडवाइजरी क्यों नहीं जारी हुई कि इस आदमी को बैन किया जाना चाहिए, इस टीवी को बैन किया जाना चाहिए? दूसरी बात, एक बड़ी तकनीकी आड़ ली जा रही है कि हम किसी व्यक्ति पे बैन नहीं लगा सकते, हम संस्था पे बैन लगाते हैं। कमलेश तिवारी किस संस्था का आदमी था? किस कारण से आपने उसे बंद किया था? अकबरुद्दीन को आपने बंद किया था कि नहीं किया था देश तोड़ने के खिलाफ जो बात कर रहा था? अब आप कहते हैं अगर देखेंगे सोचेंगे, आप उसी मोड में चले गए। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। रामसागर जी बाद में आप जवाब दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जाकिर नायक के बारे में, जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उनसे प्रेरित होकर के तमाम लड़के, तमाम युवा आतंकी बन रहे हैं, बांग्लादेश जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं और भी कई घटनाओं में उनके नाम सामने आ रहे हैं। क्यों नहीं अब तक जाकिर नायक को बैन किया गया? क्यों नहीं अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? यूट्यूब से लेकर टीवी चैनल तक तमाम देश के में विदेश में कई जगहों पे वो तकरीरें कर रहे हैं। क्यों नहीं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अब तक कोई अलर्ट जारी किया गया? इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक के पहले पुष्पेंद्र जी की तरफ से कई सवाल पूछे गए थे रामसागर जी से। रामसागर जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। किस सवाल का? एक के बाद एक उन्होंने कई सवाल पूछे आपसे। उन्होंने आपसे कहा कि आखिर में किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? क्यों आपकी तरफ से जो उन्होंने सवाल किया कि जब जिस समय तमाम सुरक्षा एजेंसियों को आखिर में पता तो लगा होगा जब कि यूएस में क्यों बैन किया गया, कनाडा में क्यों बैन किया गया, उसके बाद भी हमारे यहाँ क्या कोई राजनीतिक मजबूरी थी? क्या इस बात का डर था कि एक खास वर्ग नाराज ना हो, इस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बताया तो होगा इस बारे में। 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? ये तमाम सवाल पूछे गए थे आपसे। नहीं, हमारी पार्टी और हमारे सरकार के तरफ से, चूंकि हमारी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। कब हुआ? अच्छी बात है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। वोट बैंक का मसला नहीं है, ये आपके निकम्मेपन का मसला है। सरकार ने इस आदमी के खिलाफ एक्शन का इनिशिएटिव किस दिन लिया है, मुझे यह बता दें आप। 27 मई 2014 से पहले भी आदमी था, उस दिन भी था, उसके बाद भी था। लेकिन अगर ये बांग्लादेश की घटना ना घटती तो आप जो आज बात कर रहे हैं, एक्शन छोड़िए। आपने सोचा कभी बयान तक कब आया है? एक्शन तो बात की बात है यार। एक्शन से पहले जो ये स्टेटमेंट होता है, अभी तक देश में उस आदमी के खिलाफ इतना गुस्सा है, लोगों में क्रोध है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ओर से एक कड़ा वक्तव्य तक नहीं आया है। और वेंकैया नायडू जी का बहुत ही बड़ा वक्तव्य देखेगा। वेंकैया नायडू के द्वारा कड़ा वक्तव्य आ चुका है, आपत्तिजनक है। और केवल ये वक्तव्य पर नहीं रुकेगा, कार्रवाई होगी। कहता है कि ये सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। रामसागर जी, मेरा सवाल यह है, वेंकैया नायडू ने कहा नहीं का बात मामला अलग है। देश में इतनी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मीडिया का दबाव बना हुआ है, गृह मंत्री की तरफ से एक शब्द नहीं निकला अब तक। 1 हफ्ते के आसपास होने जा रहे हैं। क्या वजह है? गृह मंत्री शांत क्यों इस मुद्दे पर? अब तो ढेर सारे इस्लामिक संस्था ही जो है, ये व्यक्ति इस्लाम का ही सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। क्या वेंकैया नायडू क्यों बयान देंगे इस मामले में? गृह मंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई? गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि व्यक्ति को गिरफ्तार खड़ा हो गया है। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? हमारा विपुल वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। अवधेश जी, आपसे आना चाहिए। होम मिनिस्टर की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया। एक किरण रिजिजू की तरफ से जब बयान आया वो ये आया कि एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था को हम को बैन किया जा सकता है। व्यक्ति क्या होता है? बाद में उन्होंने कुछ और भी बोला है, लेकिन सवाल यह कि होम मिनिस्टर की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बयान है कि व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और केवल संस्था के खिलाफ कार्रवाई होगी।
ये मूर्खतापूर्ण बयान है और देश की मनोभावनाओं के विरुद्ध है। व्यक्ति के खिलाफ कैसे कार्रवाई नहीं होती है? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए। ये तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि भारत आतंकवाद के रडार पर शीर्ष पर है। चाहे वो ISIS हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, ये सब भारत को अपना दुश्मन जैश मोहम्मद घोषित कर चुके हैं। आपने नेशनल ग्रिड बना दिया, आपने मैक बना दिया, सब आतंकवाद पर नजर रख रहे हैं। लेकिन आपके घर में ही आतंकवादी पैदा करने वाला व्यक्ति खुलेआम भाषण दे रहा है और उसकी ओर आपकी नजर नहीं है। 2006 में जो मुंबई में हमला हुआ, उसमें राहिल शेख ने कहा कि हम जो है जाकिर नाइक से प्रभावित थे, लेकिन जाकिर नाइक को छूने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। तो मेरा कहना है कि यह देश आतंकवाद से कैसे लड़ेगा? कितने आतंकवादी इसने पैदा कर दिए होंगे अभी तक, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। अब तो 1, 2, 3, 4 नाम आ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस समय भी भारत की सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो सऊदी अरब में है तो वहां के सरकार को कहना चाहिए कि उसको अरेस्ट करके भेजो, क्योंकि आतंकवाद तो बात की बात है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि हम प्रसाद लेंगे तो हराम है। ये घृणा जो पैदा कर रहा है, घृणा पैदा करना, दो समुदायों के अंदर द्वेष पैदा करना, तो ये भी हमारे यहाँ कानूनी रूप से अपराध है और इसमें भी NSA लगाया जा सकता है। राम सागर जी कह रहे हैं कि वो अभी बाहर हैं, आ जाएं, उसके बाद कुछ सोचे विचार नहीं, सोचे विचारेंगे नहीं, कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सोचने विचारने की बात नहीं कर रहा हूँ। चल रहा है जिस तरीके, मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि जैसे JNU में कन्हैया के बाद जिस तरह वहां नारे लगे भारत को तोड़ने के, जिस तरह वहां इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहा गया हम ये होंगे, और आज तक पता नहीं है कि किसको गिरफ्तार किया, हमें नहीं पता। तो सवाल यह है कि एक कमलेश तिवारी के बयान को बगैर जांचे परखे NSA लग जाता है, तब तो वो इंडिविजुअल होता है। अकबरुद्दीन इंडिविजुअल होता है, तब संस्था नहीं होती है। इस पे ढूंढा जा रहा है कि संस्था में बैन नहीं लगेगा। एक सुनिए विपुल जी, क्या इस देश में अगर पागल 50 पैदा हो जाएं और अलग अलग शहरों में दंगा भड़काने के लिए, इस्लाम के खिलाफ बात करने के लिए, हिंदुइज्म के बात खिलाफ करने के लिए अगर लोग खड़े हो जाएं, तो सरकार ये तर्क लेगी कि हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, दंगा भड़क जाए क्योंकि संस्था को हम बैन लगाते हैं, आदमी पे नहीं लगाते। तो ये चाहते क्या है? वो अपने आप में एक संस्था है। ये जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है सरकार, इसका समझ में नहीं आता है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि आप अपने देश के अंदर अपनी पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंपल्शन के चलते एक आतंकवाद का एक फैले फ्रॉड फैला रखा है इस दुनिया के अंदर। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर मरने वाले आतंकवादी में 1 लाख का जनाजा जरूर होता है। क्यों नहीं आतंकवाद के जो आतंकवादी मारा जाता है उसको कुत्तों को खिला दिया जाना चाहिए? 4 दिन के बाद आतंकवाद बंद हो जाएगा, लोग धर्म के नाम पे इंस्पायरेशन लेना बंद कर देंगे। लेकिन आतंकवादी का जनाजा निकलता है, पूरे शान के साथ निकलता है, पूरा देश देखता है, टेलीविजन देखता है। तो आतंकवादी के मरने के बाद उसकी सोच के लोग जो जनाजे में जाते हैं वो किस सोच के साथ जाते हैं? उसका धर्म कैसे तय होता है कि ये जनाजा मरने वाला मुसलमान था, लिहाजा इसका जनाजा पढ़ाया जाए? तो मेरा सवाल यह है कि हम जब तक इसको बहुत छिछले अंदाज में देखेंगे, हम डरेंगे कि इस पे कार्रवाई होगी तो इससे भड़क जाएगा वो, इसलिए हम असली चोर को नहीं पकड़ेंगे। एक पागल कुत्ते की तरह उसने दुनिया के अंदर ऐसा आतंकवाद फैला रखा है जिसमें भारत के हर नौजवान को बांग्लादेश में मुतासिर किया है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं है, हम जांच करेंगे। तो मेरा जांच का पैमाना समझ में नहीं आता इस देश के अंदर क्या पैमाना होता है। आनंद जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं इस मामले पर, लेकिन गलती तो हमारे यहाँ नहीं, आनंद जी जवाब ये देंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। पुष्पेन जी की बात से मैं एक राय नहीं हूँ, आतंकवाद की लड़ाई ये तमाम सरकारी बयान आनंद जी दे सकते हैं, उनकी पार्टी की मजबूरी हो सकती है। सुन लीजिए पुष्पेन जी के ये वक्तव्य आवेश पे आधारित हैं और आवेश के आधार पर देश नहीं चलता। नहीं, लेकिन आवेश के आधार पर नहीं, आपका नेता आवेश के आधार पर लेता है ना। आपका देश का नेता कहता है उस पर क्या बोलते हैं? देश तोड़ने की आवेश पे नहीं चलता है, आप देश को तोड़ा रहे हो, कह रहे हैं आवेश पे नहीं चलता है। आपको अगर आवेश नहीं आता है तो ये आपकी समस्या है। पुष्पेन जी सुन लीजिए, इस पे ठीक है, ये व्यक्तिगत क्रोध हो सकता है। क्यों मेरा व्यक्तिगत क्रोध क्या हो सकता है? नहीं है, ये देश आप जिस अंडरग्राउंड में बात करते हैं ना, आप झूठ पे मुकदमा चढ़ाने के बिना काम नहीं करते। तथ्यों पे बात हो सकती है। तथ्यों पे कौन सी बात तय करनी है? इस पे निसंदेह कौन सी बात तथ्यों पे तय करनी है आपको? कमलेश तिवारी पे आपकी जबान खुलती थी तो तथ्य थे आपके पास, जो तब आपके पास तथ्य जो
जो इलीगल तरीके से जिसका ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है उस पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने वो अलग विषय है, वो टेलीविजन का विषय है। नहीं देखिए, टेलीविजन से बयान का कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति के शव को कुत्तों को खिला देना, ये करना, ये आवेश पे आधारित शब्द, आवेश पर नहीं है। आप सुन नहीं रहे। मालूम है तुर्की में कुत्तों के साथ तालिबानी को जो है सेकुलरिज्म के नजरिए देखना, कार्रवाई भी हो लेकिन उस कार्रवाई में तालिबानी चरित्र और चेहरा भी ना दिखे, क्योंकि तालिबानी चेहरा जो है ये सरकार का काम नहीं है। मैं समाज की बात कर रहा हूं, मैं उस समाज की बात कर रहा हूं जो 1 लाख के जनाजे में शामिल होती है, और आप कहते हैं कि किसी का धर्म नहीं होता। पुष्पेन जी देखिए, आप इस बात को समझिए, ठीक है, आपके आवेश आवेश मत कहिए आप बार बार, ये इसका आवेश नहीं है, ये भारत के मनोभाव की राजनीतिक एक मंत्री आपका खड़े होकर कहता है पटला हाउस इनकाउंटर, मैं समझ सकता हूँ आपका ये गुस्सा केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर है, उनकी अकर्मण्यता के खिलाफ है। केंद्र सरकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं समाज की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक दायरे के अंतर्गत ही हम शब्दों का चयन करके इस पे बात करें। क्या शब्द बयान किया? आप ये समझिए, मैंने शब्द क्या गलत किया पहले आप ये बताएं मुझे। आपके शब्दों का मैंने प्रभाव, शब्द क्या गलत किया पहले ये बताएं मुझे। जो दर्शक सुन रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको भी जो है प्रॉब्लम कहां है? आनंद जी पहले जवाब दीजिए, आपको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि मैंने क्या आपत्तिजनक बयान दिया। मैं वही कह रहा हूं ना, क्या बयान दिया है? मैं वही तो, आपने प्रश्न किया तो जवाब भी सुन लीजिए। आपके पास जवाब नहीं, आप सीधा बात बताइए ना। जवाब क्यों नहीं है? जवाब तो है साहब, जवाब तो है। मैंने कहा ना आपको, क्या बोला मैंने, कि किसी भी प्रतिक्रिया, किसी भी कार्यवाही पे तालिबानी छाप नहीं कह रहा मैं, आप गलत बात कह रहे हैं। पर ये कह रहे नहीं, आप स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकवादी है तो उसके शव को जो है कुत्तों को खिला देना। मैंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी है और ये सच मानते हैं, आपका कन्विक्शन है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, तो मैं कह रहा हूं कि उसको धर्म के नाम से उसका जनाजा क्यों नहीं करता है, संविधान के अंतर्गत क्यों नहीं कर दिया जाता, उसको सड़क पर खड़ा क्यों नहीं कर दिया जाता। सवाल यह है कि आप संविधान के अंतर्गत अगर कोई आतंकवादी है तो उसको फांसी की सजा भी हुई है, और इस देश ने देखा भी है कि आतंकवादियों को फांसी की सजा भी हुई है। मरे हुए आतंकवादियों को दफनाने की बात कर रहा हूं। संविधान के अंतर्गत, संविधान को लड़ते में मारा गया, पाकिस्तान ने उनकी डेड बॉडी नहीं ली, उसको भारत की धरती पर दफनाया गया। दफनाया क्यों गया, वो इज्जत क्यों मिली उसको, नमाज़े जनाजा क्यों हुआ उसका? पुष्पेन जी, हमको जो है, हमको सामाजिक प्राणी हम सब लोग हैं, और सामाजिक दायरे के अंतर्गत ही और संविधान के अनुसार ही चीजें होनी भी चाहिए। अरे और यहाँ पर संविधान कहां से आ गया भाई? सरकार का कोई इशू नहीं है। हर आदमी का अपना ह्यूमन राइट्स तो होता ही है। आप ये बात कह ह्यूमन राइट किसका नजर आता है? आतंकवादी का नजर आता है। आपको 8 सेना के लोग मार दिए जाते हैं, उसका नहीं आता। मैं पहले भी कह रहा हूं, आपका ये गुस्सा मोदी जी की अकर्मण्यता के खिलाफ है। मैं इस गुस्से का पूरा सम्मान करता हूं। मोदी जी की सरकार को 750 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से लेकिन आप तर्क देते हैं, आप उसका संविधान के अंतर्गत आतंकवादी है उसको फांसी का प्रावधान है, और फांसी हुई भी है। लेकिन जो भी चीजें हैं वो संविधान के अंतर्गत हो। फांसी के बाद उसका अंतिम हमारे हिंदुस्तान में तालिबानी कृत्य, तालिबानी कार्यवाही कहीं बड़ी कोई स्थान नहीं। आपके जुमले की बात कर रहा हूं। जब आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो भाई वो मारा हुआ आतंकवादी की नमाज़े जनाजा में 1 लाख लोग कैसे होते हैं? चलिए इस बहस को यहीं पर रोकते हैं और अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जी बहुत से सहमत हूं थोड़ी देर कि आतंकवादी के मरने के बाद उसका जनाजा, नमाज और वो दफनाया नहीं जाना चाहिए, उसको सड़क, अगर उसका धर्म नहीं है तो उसको जला दिया जाए। चलिए इस बीच आमिर खान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, उसको सुन लेते हैं, उसके बाद दूसरे मुद्दे में बात। जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद करते हैं उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है। लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कितना भी कहें कि हम मजहब के लिए कर रहे हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं क्योंकि अगर वो मजहब को एक्चुअली फॉलो करते तो मजहब तो हमको प्यार सिखाता। चलिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार को गंभीर एक्शन लेनी चाहिए। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, जिस तरीके से लगातार एक के बाद आतंकवादी घटनाएं भारत में हो रही है, भारत के आसपास के मुल्कों में हो रही है, तो अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का गुस्सा भी सरकार के ऊपर निकलेगा, समाज के ऊपर निकलेगा। इस तमाम चीजों को सरकार को भी समझना चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दा।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें, ब्रेक के पहले हम जिस तरीके से जाकिर नायक लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उस पर चर्चा कर रहे थे। अब एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर ईद के दिन भी वहां पर हमला हुआ है। आपको बता दें, इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ कहा गया वेंकैया नायडू की तरफ से, वो सुन लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है जी। टेरर इज टेरर, टेरर इज टेरर। इट हैज नो रिलीजन, इट हैज नो रीजन, इट्स ए थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। पूरा मानव समुदाय का दुश्मन है। सब लोग मिलकर इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। द एंटायर वर्ल्ड शुड यूनाइट टुगेदर, नॉट ओनली टू कंडेम बट ऑल्सो टू कंटेन टेरर। एंड तमाम खास मेहमान हैं। इस विषय के लिए समय कम है, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। बड़ा सवाल यही, क्या वाकई में बांग्लादेश के अंदर आतंकवाद की जड़ें काफी गहरी हो गई हैं? जिस तरीके से वहां पर आज हमला हुआ है, कुछ दिन एक हफ्ते पहले हमला हुआ था। पहली टिप्पणी पुष्पन जी, छोटी छोटी टिप्पणियां रहेंगी, आप कैसे देख रहे हैं ये बांग्लादेश के अंदर लगातार एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं? और आईएस की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जारी हुआ और ये कहा गया कि वहां पर जिस तरीके से कामकाज हो रहा है, वहां पर और भी ज्यादा हमले होंगे, वहां पर इस्लाम की सल्तनत काबू जो है वो कायम करनी है, वो तमाम चीजें कही जा रही हैं। तो क्या बांग्लादेश के ऊपर बड़ा खतरा मान रहे हैं आप? देखिए, बांग्लादेश के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखें कि बांग्लादेश के अंदर पिछले लंबे समय से, और ये आज की बात नहीं है, जिस तरीके से आईएसआई ने, मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसने उसको गढ़ बनाने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि श्रीलंका से किस तरह से वहां से उनके एक डिप्लोमेट को भगाया गया। आपको याद होगा बांग्लादेश से एक डिप्लोमेट को इस तरीके की संदिग्ध हरकतों के चलते पाकिस्तान भेजा गया। और जमाते इस्लामी जिस तरीके का काम कर रही है, आप यह भी ध्यान रखें कि 1971 के दौरान जो जातियां वहां के नागरिकों के लोगों ने की हैं, उनको सजाए मौत मिल रही है। ये जो आईएस का नाम लिया जा रहा है, ये सिर्फ उनको कुछ चीजें फीडबैक करा रहा है। ये बाकी सारे जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, ये डोमेस्टिक लोग हैं। और इस वक्त वो तमाम ताकतें जो भारत के दुश्मन हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा कि भारत के बराबर में एक इस्लामिक देश भारत के नजदीक आ रहा है। लिहाजा उनको लगता है कि वो तमाम एलिमेंट जो पाकिस्तान के थे, जो पाकिस्तान के एजेंट थे, जिन्होंने बांग्लादेश की जनता पे, लोगों के ऊपर अत्याचार किया, उनको फांसी मिल रही है। जमाते इस्लामी बैकफुट पर है। वो तमाम सारे लोग बांग्लादेश को इस तरीके के हालात में ले जाना चाहते हैं जहां से बांग्लादेश एक दूसरा पाकिस्तान बन जाए और भारत के साथ उसकी जो नजदीकियां हैं, जो संबंध है, वो खत्म हो जाए, उसमें दूरी पैदा हो जाए। और इस डर के चलते भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो बांग्लादेश के साथ खड़ा है। आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने मदद के लिए कहा है उनसे, और हमारे एनएसजी कमांडो भी वहां गए हैं। तो ये एक तरीके की बांग्लादेश के अंदर जो मॉडर्न लोग हैं, जो सरकार मॉडर्न है, जो सरकार इस बात की सपोर्ट करती है कि इन लोगों को जो आतंकवादी हैं, उनको इस्लाम छोड़ना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ये तमाम सारे लोग मिलकर उस हसीना की सरकार को गिरा करके वहां एक ऐसी सत्ता को लाना चाहते हैं जो भारत विरोधी हो, जो इस्लाम के नाम पे खूरंदेजी करे और भारत को उसका निशाना बनाए। ये एजेंडा पाकिस्तान का पिछले लंबे समय से चल रहा था, जो अब सर उठा रहा है। जिस तरीके से अभी आज का जो हमला हुआ है, उसमें देशी बम का इस्तेमाल किया गया, और वही बात अभी जो पुष्पिन जी कह रहे थे, लोकल लोग, क्या आपको लग रहा है कि ये वहां के पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके खिलाफ नाराजगी है, या जो लोग नाराज हैं उनका इस्तेमाल बाहर के लोग कर रहे हैं? और ये अगर अस्थिरता बांग्लादेश में होती है तो भारत के लिए कितना खतरा होगा? क्योंकि एक तरफ हम चाइना से हम देख रहे हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स है हमें, पाकिस्तान से हम लगातार जो है हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, एक के बाद एक घटनाएं वहां से हो रही हैं। और अगर बांग्लादेश के साथ जो है वहां पर अगर अस्थिरता होती है और वहां पर टेररिज्म इस तरीके से जड़ें जमाता है, तो ये भारत के लिए कितना खतरे की घंटी है ये? देखिए, किसी देश से संबंध अच्छा ना हो जाना और पड़ोसी में एक निहायत ही आतंकवादी और धार्मिक जुनून से भरे हुए सरकार का पैदा हो जाना, या देश को मजहबी रूप में अराजक होना, ना, दोनों में अंतर है। 7 दिनों के अंदर ये दूसरा हमला ये साबित करता है, ये तो संजोग से कम लोग मरे हैं क्योंकि 3 लाख लोग उपस्थित थे, और ये दूसरा हमला ये साबित कर रहा है कि हमारा पड़ोसी आतंकवाद के कैसे भयानक गिरफ्त में आ चुका है। देखिए, जब से शेख हसीना ने उसको इस्लामिक बांग्लादेश को इस्लामिक राज से हटा करके सेकुलर देश बनाने की घोषणा की, तब से उसको काफिर कहा जाने लगा। तो इसमें आईएसआईएस डायरेक्ट है या नहीं है, ये अपने तरफ अलग है, लेकिन आईएसआईएस से, जाकिर नायक से ऐसे प्रभावित होकर के
संख्या में वहां आतंकवादी बनने वालों की बड़ी संख्या पैदा हो चुकी है और वो बांग्लादेश को नष्ट, उसको तबाह करने में लगे हैं। जो आज जिस वीडियो की आप बात कर रहे थे, उस वीडियो में ये तो कहा ही गया था कि हम और हमला करने वाले हैं, लेकिन उस वीडियो के पहले जब आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेवारी ली थी, वो ढाका हमले की, तो उसमें कहा था कि ये काफिर का देश हो गया है, जब तक इसमें शरीयत कानून का राज स्थापित नहीं कर लेंगे तब तक हम इसी प्रकार से हमला करते रहेंगे। तो अब ये खतरनाक भारत के लिए इसलिए भी है कि आईएसआईएस ने घोषणा किया था कि बांग्लादेश का हमारा कमांडर स्थापित हो गया है, वहां से हम भारत पर हमले करेंगे। तो ये तो भारत के लिए खतरनाक है, लेकिन भारत को पूरी ताकत से बांग्लादेश की इसमें मदद करनी चाहिए। हालांकि बांग्लादेश एक संप्रभु देश है, फिर भी वो जहां भी मदद मांगता है और मिल करके इसका मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति हमारे लिए भी उतनी ही खतरनाक होगी, क्योंकि हमारे यहां भी जाकिर नाइक और आईएसआईएस से प्रभावित होकर लोग खड़े हो रहे हैं। राव साहब, आपकी टिप्पणी, पड़ोस में अगर इस तरीके का एक के बाद एक, क्योंकि हमारे आसपास हम जिन पड़ोसियों से घिरे हुए हैं सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और अगर बांग्लादेश में भी होगी, ये कितना बड़ा आप खतरा मान रहे हैं? निसंदेह हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो विकास के मद्देनजर हम जब बात करते हैं, और विकास सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अशांति से, और अगर हमारे पड़ोस में ही अगर अशांति रहेगी तो निसंदेह देश का विकास भी उससे प्रभावित होगा। और आज चाहे वो आईएसआईएस हो या दूसरे देश भी, वो हिंदुस्तान के विकास और प्रगति को देख करके ही जो है इस तरीके से चिंतित हैं। और ये विकास चूंकि सतत प्रक्रिया है, ये कोई आज का या कुछ वर्षों का नहीं, ये सतत प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें चल रहा है। और बांग्लादेश निसंदेह हमारा एक मित्र और संभावित एक जो विचारधारा वाला जो मामला होता था, तो उस तरीके का जो है देश था जिसमें हम लोगों को उसके कोऑपरेशन थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के संदर्भ में। लेकिन अगर अशांति बांग्लादेश में होती है तो उसका निसंदेह प्रभाव हिंदुस्तान में भी पड़ेगा। और इस संदर्भ में जैसे जो पिछले दिनों जो घटना हुई उसमें आईएसआईएस ने भी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन लास्ट में यही क्लियर हुआ था कि स्थानीय लोगों के द्वारा ही वो किया गया पूरा घटना थी। तो वहाँ पर जो लोकल स्तर पर ही जो अगर इस तरीके का अशांति फैलाने की जो चीजें हो रही हैं, तो उस पर शुरुआती दौर पर ही अगर कंट्रोल हो जाएगा और उसमें अगर किसी स्तर पर भारत भी मदद करता है। राम सागर जी, आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, आपकी समय समाप्त हो गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते रही है, और इधर हाल में आप ये भी देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, उससे भी उन लोगों को लगा होगा कि अब भारत और शेख हसीना की सरकार, बांग्लादेश दोनों साथ आ रहे हैं। इस बात से गुस्सा करके जो लोकल एलिमेंट्स होते हैं, आईएसआई का उसमें समर्थन मिल रहा होगा लोकल आतंकवादियों को, आईएस से समर्थन मिल रहा होगा आतंकवादियों को, लेकिन भारत, बांग्लादेश और भी जो विश्व में आतंकवादियों के खिलाफ देश है, वो एक साथ खड़े होंगे और इसका रास्ता निकाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राम सागर जी आपका, राव साहब आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, अवधेश जी आपका, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।